इन साथियों, तो आइए आज का एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। आज है 22 अप्रैल 2021 और यहाँ पे जो 24 कोविड-19 पेशेंट थे वो उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एक तरह से गैस के जैसा लीक हो गया और विदाउट ऑक्सीजन गैस लीक हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। और इसी के साथ में और भी कुछ छोटी मोटी खबर है और सीधे हम एडिटोरियल पे चलते हैं। तो आइए, ये देखिए, दिल्ली से जो माइग्रेट वर्कर हैं, ये कश्मीरी गेट से अपना सामान लेकर और इधर जो रिफ़िल कराते हुए ऑक्सीजन का सिलेंडर। और ये जो पहला आर्टिकल है इसको आइए देखते हैं। ये है यहाँ पे जो एक तरह से लॉकडाउन है उसको लास्ट एक तरह से माना जा रहा है कि लास्ट रिजॉर्ट है। और ये मतलब एक तरह से आखिरी जब कुछ नहीं बचेगा तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 मई से जितने भी 18 प्लस हैं, यूथ हैं या जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, सबको वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। जो एज बैरियर था वो रोक दिया गया, हटा दिया गया है, सॉरी। और इसी के साथ साथ जो 266% हैं से 400% जो एक तरह से प्राइस है वो कोविशील्ड का बढ़ा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं 50% जो एक तरह से वैक्सीन है वो अवेलेबल कराऊंगा स्टेट को। बाकी जो स्टेट है वो 50% खुद खरीदे और जो वहाँ के अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी अब ख़रीद सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे है। और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने सिर्फ 50% जो वैक्सीन का पैसा है या जो वैक्सीन को वहन करने का कहा है। इसी के साथ में इसमें जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए और जो डिसेंट्रलाइज एक तरह से मैकेनिज़्म है वो चाहिए। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज होता है वो टॉप टू बॉटम एक तरह से चलता है। सॉरी, मतलब ऊपर से जो कोई भी स्कीम होती है जो जो ऊपर से आती है तो इसको एक तरह से टॉप टू बॉटम कहते हैं और बॉटम टू टॉप कहते हैं जो डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें जैसे पंचायती राज सिस्टम है तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज मैनर है। नीचे से यहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कोई भी फंड है तो वो इस तरह से जाता है। तो यही यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश हो रही थी। और इसी के साथ में यहाँ पे जो जो यूनियन बजट एलोकेशन है वो 35,000 करोड़ कोविड-19 के लिए एक तरह से फिर से दिया गया है। और जो अर्बन वर्कर हैं, लेबर हैं, इसी के साथ में जो अलग अलग माइग्रेंट वर्कर हैं जो अभी गांव में आ रहे हैं, उनके लिए भी एक तरह से पैसे इसमें से लिए जाएंगे। जो 35,000 करोड़ दिया गया है वो एक तरह से जितने भी कोविड से इफ़ेक्टेड ज़्यादा लोग हैं उनको है। और इसी के साथ में जो यूके है उन्होंने 38 मिलियन जो वहाँ की पाउंड है उसको दिया था, रिसर्च फंड दिया था जो यहाँ की जो भारत बायोटेक और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दोनों को, ताकि यहाँ रिसर्च हो सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल था। इसी के साथ जो रेशियल जस्टिस है जो यहाँ पे एक तरह से जो अमेरिका में आपने देखा था कि जो ब्लैक्स हैं वहाँ पे नारा चला था ब्लैक्स लाइफ मैटर। तो इस तरह से वहाँ पर एक तरह से जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि रेस कोई हिंदू मुसलमान के बीच में होता है या अलग अलग होता है, तो इसी तरह से यह अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में होता है। तो ऐसे ही जो यूएस है वहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनको वहाँ की पुलिस है या वहाँ के सिविलियन है जो वाइट्स रेस के हैं वो आए दिन परेशान करते हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्होंने टिप्पणी किया है। और जो वहाँ के जज हैं उन्होंने एक तरह से एक जजमेंट दिया है कि जो यहाँ पर केस है जॉर्ज फ्लॉयड केस है। यहाँ पर जो यूएस है जिसमें जॉर्ज जो फ्लॉयड हैं इनको एक तरह से वहाँ की जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने चौविन करके नाम था, मेनर पुलिस थे, ये इनको गिल्टी पाया गया है। जो एक तरह से डेरिक
चौविन हैं, इनको डेरेक को गिल्टी पाया गया है फ्लॉयड केस में। जो जॉर्ज हैं ये ब्लैक हैं और जो डेरेक है ये वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे। और इन्होंने एक तरह से जो अनआर्म ये अफ्रीकन अमेरिकन थे जॉर्ज फ्लॉयड, इनको आपने वो इमेज भी देखी होगी जिसमें कार के नीचे पैरों से उसके गर्दन पे दबोचे एक पुलिस अफसर एक ब्लैक को दबाया रहता है। तो वहाँ पे यही होता है और ये 9 मिनट तक लगातार क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था जो फ्लॉयड थे, जॉर्ज फ्लॉयड, और ये डेरेक के पास में हथियार गन भी था और ये इन्होंने उसको पैर से उसकी गर्दन दबा रखी थी और ये 9 मिनट चलता है। और 9 मिनट में उसकी जो एक तरह से ब्रीदिंग है वो ब्रीद नहीं कर पाता है और उसकी जान लास्ट में चली जाती है। 9 मिनट तक अपने जो पैरों से उसको दबाए रहती है गर्दन। तो यहाँ पे इनको एक तरह से गिल्टी पाया गया है मर्डर में और मैन स्लॉटर में इनको कन्विक्ट किया गया है। और एक तरह से इनके ऊपर सेकेंड और थर्ड एक तरह से ये पाया गया है कि ये एक तरह से अपराधी हैं। और जो मिस्टर फ्लॉयड थे ये इनका जो लास्ट वर्ड था, इन्होंने कहा था कि आई कांट ब्रीथ, मतलब मैं अब सांस नहीं ले सकता, क्योंकि इनको 9 मिनट तक लगातार दबाए रखा था। इसी के साथ में एक टीनेजर गर्ल थी, उसको भी जो कोलंबस ओहियो नाम के एक व्यक्ति थे उन्होंने वो भी एक तरह से पुलिस अफसर थे, उन्होंने मार दिया था। तो वो भी अभी नया नया रिसेंट ही आया है। और इसी के साथ में जो बाइडेन है ये फ्लॉयड्स हैं, इनके घर पर इनके कुछ जो रिलेटिव थे उनके यहाँ विज़िट किए हैं और ये एक तरह से इन्होंने पुलिस रिफॉर्म का भी बात कहा है। तो ये सब सारी चीज़ें यूएस में चल रही हैं। इसी के साथ में ये जो सेंटर का आर्टिकल है इसको एक तरह से अभी तमिलनाडु में जो असेंबली का इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर कुछ मंदिर से रिलेटेड एक तरह से इशू उठाया गया और एक तरह से जो पॉलिटिक्स थी उसको एक तरह से कम्युनल कलर देने का प्रयास किया गया। तो इसी के साथ में यहाँ पे है कि जो आर्टिकल 25 और 26 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वहाँ पे हम अपने एक तरह से राइट टू फ्रीली प्रोफेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। और मतलब ये किसी भी कोई भी रिलीजन है वो एक तरह से आर्टिकल 25 और 26 उसको अधिकार देता है कि आप एक तरह से अपना कोई भी रिलीजन है उसको प्रोफेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रोपोगेट करिए। जो हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट 1951 का है, इसको रिप्लेस किया गया जो तमिलनाडु का रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट है उसके द्वारा। और इसी के साथ में जो 1918 का ट्रीटीज़ था उसमें जो हिंदू से और मोहम्मदन से रिलेटेड था उसको। और यहाँ पर जो आर्टिकल बताया जा रहा है 1918 का, इसमें एक तरह से जो लॉ रिलेटेड था हिंदू और मोहम्मदन से रिलेटेड, और इसको जो रिलीजियस डाउनमेंट से रिलेटेड अधिकार थे। इसके साथ में जो PR गणपति अय्यर हैं और जो इनका कहना है कि जो हिंदू टेम्पल थे चोला वाले वो एक तरह से चोला के टाइम पे तो सेंटर एक तरह से जो कोई भी काम का या किसी भी चीज़ का जो सेंटर एक तरह से जो मंदिर होता था वही होता था। और चोला बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज करते थे जितने भी टेम्पल्स होते थे उन्हें। तो जैन साथियों, तो आइए अगला आर्टिकल शुरू करते हैं। बीच में वीडियो टर्मिनेट हो गई थी, तो ये अगला आर्टिकल मुंबई पुलिस से है। और जो वहाँ के अभी आपने देखा कि जो वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर थे और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे उन दोनों के बीच में बहुत तकरार हुई और पुलिस कमिश्नर को हटाया गया और जो वहाँ के राज्य गृह मंत्री थे उनको भी हटाया गया। जो परमवीर सिंह हैं ये इनका कहना था कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इन पे दबाव बना रहे थे, मतलब पैसे उगाही करने के लिए एक तरह से ज़बरदस्ती दुकानदारों से इस तरह का। तो जो स्टेट लेवल बॉडी है ये एक तरह से पहले तो पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस आर्टिकल में ये पूरा बताया गया है। और कैसे कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है और कैसे इनको रिमूव किया जाता है उस सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। और जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल है वो नेशनल पुलिस कमीशन 1979 का एक्ट है उसके द्वारा किया जा रहा है।
और ये एक जजमेंट था प्रकाश सिंह जजमेंट 2000 का, जो सुप्रीम कोर्ट में आया था। उसके बाद में ये इसको किया गया था। और इसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शॉर्ट लिस्ट उसका कहना था कि जो शॉर्ट लिस्टिंग है कैंडिडेट की, जो ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कमिश्नर लेवल के हैं, तो उनको यूपीएससी के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो एक तरह से बॉडी होता है सिलेक्शन का, पैनल होता है, वो सही से जो एग्जैक्ट कैंडिडेट है उसको करेंगे। इसी के साथ में जो मॉडल पुलिस बिल 2015 है, इसको भी लाया गया। और जो ये बोर्ड था उसने सजेस्ट किया एसएससी, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, इसमें। और ये अभी इसी के तहत में रिक्रूटमेंट और एक तरह से रिमूवल होता है। जो 26 स्टेट और यूटी हैं वहाँ पर ये अभी इसको लागू है एक तरह से। इसी के साथ में एक केस है टीपी सेन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, जिसमें भी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड सारी बातें बताई गई हैं। और पुलिस रिफॉर्म जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2011 का है, उसके अंदर भी आ रहा है। यही सब इस आर्टिकल में बताया गया है कि पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरत है इस समय कंट्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग एक तरह से भ्रष्ट आदतों से बच नहीं रहे हैं, और भ्रष्टाचार, एक तरह से भ्रष्टाचार को इसमें बढ़ावा मिलता है। तो इसी पे आर्टिकल था। और अगला आर्टिकल है, इस पे यहाँ पे है कि एक आर्टिकल है वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। आप देख रहे हैं कि ये 4 साइज़ का पेपर यहाँ पे लगा है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1 मई से सभी के लिए, जितने भी 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए वैक्सीन को ओपन कर देंगे। लेकिन जब वैक्सीन है ही नहीं तो ओपन क्या करेंगे? मतलब आउट ऑफ स्टॉक वैक्सीन है और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ओपन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही बताया जा रहा है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक है, इन दोनों को गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है और क्या क्या एक तरह से खर्चा करने वाले हैं, और कितने रेट पे ये, क्योंकि इस पे लगातार बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। बहुत एक तरह से दुनिया भर के आर्टिकल हैं। अभी टीका उत्सव चला, और जो ये एक तरह से थर्ड फेज़ है वैक्सीनेशन का, उसमें 18 साल से जितने भी ऊपर के हैं उनको लगाया जाएगा। और जो 50% डोज है सप्लाई, एक तरह से 50% सप्लाई करेगा सेंटर। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी जैसे अगर मान लीजिए 100 लोगों को वैक्सीन देना है, तो 100 में से जो 50 लोगों के लिए वैक्सीन है वो सेंटर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और 50 लोगों का या तो स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी, और या तो वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अगर खरीदती है तो जो लोग हैं उनकी जेब पे कम खर्चा आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खरीद के लोगों को लगाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेट भी फेल हो जाता है, नहीं खरीद पाता है, तो उस स्थिति में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो मनमानी से बेचेंगे, और जितनी भी वैक्सीन है उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट पर बेचेंगे। तो इससे जो आम लोग हैं उन पे ज़्यादा एक तरह से उनकी जेब पे ज़्यादा खर्चा आएगा। इसी के साथ में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने बताया है कि एक तरह से जो कोविशील्ड है इसको हम बाज़ार में उतार देंगे 4 महीने बाद। ये फ्री ट्रेड रहेगा, इस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। और इसको एक तरह से अभी इनके जो दोनों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के जो सीईओ हैं, जो कंपनी के, उनका कहना है कि हम लोग इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं करेंगे। हम लोग एक तरह से सुपर प्रॉफिट लेंगे, बहुत कम ही, जितने में हमारा रिसर्च और सारा कुछ निकल जाए उतना ही लेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। इसी के साथ में जो 250 रुपये पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल को ये इन्होंने कहा है कि हम लोग देंगे, कि जितने भी प्राइवेट हैं 250 रुपये पर डोज देंगे। अब वो देखते हैं कितने में बेचते हैं। वैसे तो 600-500 का यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक तरह से लास्ट ख़रीदने वाला होगा उसको इतने में मिलेगा। इसी के साथ में जो बहुत ज़्यादा कंट्री हैं उन्होंने सील कर दिया है, जो चाहे यूएस हो या दुनिया भर की जितनी, रसिया से हम लोग मंगा रहे हैं, लेकिन जितनी भी और वैक्सीन बनाने वाले देश हैं उन्होंने सील कर दिया वैक्सीन सप्लाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ भी अगर एक वेव आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ भी स्टॉक होना चाहिए। इसी के साथ में जो 2021 है, यहाँ पे 18 से 44 एज ग्रुप हैं, वो 595 मिलियन लोग हैं, और इनको 2 डोज चाहिए, तो ये कुल मिला के 1190 मिलियन हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा खपत है और एक तरह से वैक्सीन की। इसी के साथ में जो सीईओ हैं, ये इनका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनका कहना है कि जो कोविशील्ड है इसका कॉस्ट 400 होगा। और इसी के साथ में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
उन सब के लिए ये 600 होगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए सिर्फ 400 होगा। तो जो इनका कॉस्ट है वो भी वेरी कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और जो सीईओ अभी मैं जैसे मैंने बताया कि सुपर प्रॉफिट पे ये काम करेंगे, जिसमें 150 से 160 रुपये पर डोज के हिसाब से ये एक तरह से लेंगे, चाहे वो स्टेट से या प्राइवेट हॉस्पिटल से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको भी खरीद बेचेंगे उसको ये लेंगे। और सेंटर ने एक तरह से एडवांस एग्रीमेंट किया है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और 1,500 करोड़ भारत बायोटेक को दिया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाइए और बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए। इसी के साथ में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीआईबी के ज़रिए बताया है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है उसके हिसाब से, कि जो 3 और वैक्सीन है वो हम बहुत जल्दी मार्केट में लेके आ रहे हैं। और जब ये 3 वैक्सीन आ जाएंगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा मार्केट में, जिसकी वजह से वैक्सीन बहुत ही कम रेट में मिल पाएगी और लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा सकेगा। इसी के साथ में जो 2.4 मिलियन डोजेज़ हैं वो एक दिन में लगाया जा रहा है, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है। और 2.4 मिलियन डोजेज़ करंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको बढ़ाना है 60 से 65, जो एक तरह से 60 से 65 मिलियन एक मंथ में होता है, तो इसको अभी और बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम इस रफ्तार से चलेंगे तो एक साल में भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक बहुत लाखों लोगों की जान चली जाएंगी। तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी हाथ पांव बहुत फूल गए हैं कि किसी तरह से जल्दी इन लोग ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, क्योंकि वैक्सीनेशन में हम इंडिया हमारा पोलियो फ्री है, पाकिस्तान में पोलियो अभी भी है, और भी आसपास के देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन इंडिया में एक तरह से जैसे फर्स्ट वेव को काबू कर लिया गया था, ऐसे ही सेकेंड वेव को देखते हैं क्या होता है। तो इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही नर्वस होकर काम कर रही है। लेकिन अभी जितनी भी इस समय जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है, या और ज़्यादा जितना भी, चाहे वो बेड्स की कमी हो या दुनिया भर की जो दिक्कतें हैं उससे सामना कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें एक तरह से जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैक्सीने एक बार अगर, क्योंकि एम्स के जो एक तरह से निर्देशक, उनका कहना ही है कि अगर आप वैक्सीन एक बार लगवा लेते हैं तो आप सीवियर डेथ से बच जाते हैं। अगर आपको कोविड होता भी है तो आपकी डेथ नहीं होगी, एक लिमिट तक आप ज़िंदा रहेंगे। तो वो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादा जोर दे रही है वैक्सीन पे। तो इसी के साथ में आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसको मुकुल सानवाल जी ने लिखा है। यहाँ पर डाटा और न्यू ग्लोबल ऑर्डर, जैसे अगर आप पीछे जाएं थोड़ी, तो चाहे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, अभी फोर्थ आ रहा है, और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। वो ग्लोबल ऑर्डर पहले अटलांटिक ओशन था, वहाँ पर था, जहाँ पे यूएस है और नाटो के मेंबर हैं, या यूरोपियन देश हैं। तो यहाँ पर एक तरह से सेंटर पावर का जो सेंटर है यहाँ पर था अटलांटिक ओशन में। अभी ये चेंज हो रहा है, इंडो पैसिफिक में आ रहा है। और इंडो पैसिफिक, इसको रसा और चाइना कहते हैं, इसको एशिया पैसिफिक बोला जाए, क्योंकि जब इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा एक तरह से वेटेज दिया जाता है। और एक तरह से यूएस है वो काउंटर करना चाहता है चाइना को, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक नाम देता है। यहाँ पर जो एक तरह से नया प्लेयर ओरिजिन हो रहा है वो चाइना हो रहा है, क्योंकि चाइना की जो पीपीपी इकोनॉमी है वो 21 ट्रिलियन की हो गई है, और यूएस की है 18 ट्रिलियन, हमारी 3.5 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन के करीब करीब है, जिसको हम 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं 2025 तक। तो इस हिसाब से है, क्योंकि वर्ल्ड की जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है 25% लगभग में वो चाइना में है। एक तरह से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे, ज़्यादा लाल फीता शाही नहीं है। लोग जल्दी से, अगर आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं तो चाइना में बाहरी कंपनियां जल्दी से सेटअप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर लैंड से रिलेटेड वहाँ पर सिंगल पार्टी रूलिंग है, और डेमोक्रेसी एक तरह से नाम मात्र है, और एक सिंगल रूलिंग पार्टी है, जो कहती है वही होता है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे कोई भी काम बड़ी तेज़ी से किया जाता है। तो उसी की वजह से ज़्यादातर कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां, वो वहीं भागती हैं। तो उसी के साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 53 ट्रिलियन की डॉलर में मोबाइल पेमेंट मार्केट है इस समय, एक तरह से चाइना, और जहाँ पे 50% एक तरह से ग्लोबल मार्केट वैल्यू है। और इसके कंपेयर में इंडिया में देखा जाए तो 1 ट्रिलियन की एक तरह से 2025 तक यूपीआई ट्रांजेक्शन होगा। देखिए कहाँ 1 ट्रिलियन और कहाँ 53 ट्रिलियन। एक तरह से जितना हम लोग भी ऑनलाइन हुए हैं 2000, जब से नोटबंदी के बाद में, जो 6 नवंबर
सॉरी 8 नवंबर को जो हुआ, उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक तरह से जोर दिया गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। लेकिन अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल से या नेट बैंकिंग यूज़ करना नहीं जानते हैं, उनको डर रहता है फ्रॉड का। वो लोग चाहते हैं कि हम कैश लें, कैश दें, इस तरह से। चाहे वो अभी इस समय जैसे कोविड है, इसमें अगर एक तरह से कैशलेस अगर इकोनॉमी को बढ़ावा दें तो बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें करप्शन भी कम होता है। लेकिन लोगों के जहन में है कि इससे करप्शन बढ़ेगा, लोग हमारे पैसे छीन ले जाएंगे, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। और अभी जो इसमें आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया का 1 ट्रिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन होगा, और जो 30% कंज्यूमर हैं वो सिर्फ यूज़ करते हैं डिजिटल मीन्स। अब देखिए इंडिया में 100 में से 30 लोग ही सिर्फ एक तरह से डिजिटल पेमेंट करते हैं, और बाकी 70% कैश से करते हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि, और चाइना में ये चीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई है, वहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग एक तरह से डिजिटल यूज करते हैं। और जो मोबाइल पेमेंट्स हैं ये भी लेस देन है $100 बिलियन से। और जो इंडिया का अभी मैंने जैसे बताया कि टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और कहाँ देखिए 5 ट्रिलियन अभी हम टारगेट लगा रहे हैं 2025 तक, क्योंकि कोविड की पहली वेव की वजह से -24 जीडीपी चली गई थी, और अभी सेकेंड वेव में देखिए क्या होता है। लोग एक तरह से अभी जैसे गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शुरू किया, जिसमें 80 करोड़ लोगों को ₹2 1 रुपये किलो अनाज दिया जाएगा, 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से। अब वो सिस्टम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एफएससीआई के गोदाम में है बहुत ज़्यादा अनाज है, लेकिन हम लोग कब तक बैठे खिलाएंगे लोगों को। लोगों के पास में जॉब भी नहीं है, और लोग इस कोविड जैसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ही क्योस हो गया है, क्राइसिस है चारों तरफ, लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। तो ये, और लोग भाग रहे हैं, पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है शहरों से गाँव की तरफ, और कोविड है वो गाँव तक भी दस्तक दे रहा है। इस समय गाँव की भी हालत ख़राब हो रही हैं, और गांव के गांव सील हो रहे हैं। यहाँ इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक तरह से लॉकडाउन ना होते हुए भी सेल्फ लॉकडाउन इम्पोज हुआ है, ये एक तरह से इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। तो आइए इसी के साथ में अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये आर्टिकल है इसको 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, तीर्था विश्वास जी ने, दीपक यादव और कार्तिक गणेशन जी ने मिलकर लिखा है। यहाँ पे ये है कि जो कमर्शियल स्केल ऑपरेशन जो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसकी तरफ ये आर्टिकल एक तरह से जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि इसको इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इंडिया है ये 15 देशों के साथ में ज्वाइन करने वाला है NHEM, ये है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसको एक तरह से हाइड्रोजन क्लब भी कहा जाता है, और इसमें इंडिया ज्वाइन करेगा 15 देशों के साथ में। इसका जो टारगेट है ये ग्लोबल टारगेट लेकर चलेगा, 1.45 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह से प्रोड्यूस करेगा 2023 तक। और जो इंडिया है यहाँ पे इस समय जो प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन की कंजप्शन है वो 5.5 मिलियन टन जो हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन, और इतना यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और एक तरह से इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, उसके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उससे ये हाइड्रोजन हम लोग बनाते हैं, कुछ बनाते हैं भी और बहुत ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो 2030 है वहाँ पर इंडिया का जो नीड हो जाएगा वो 1 मिलियन टन एक तरह से अमोनिया, और इस एक मिलियन टन एक तरह से, चाहे वो NH3 अमोनिया बनाने में हो, स्टील, मेथनॉल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेक्टर, बहुत ज़्यादा सेक्टर में हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ में जो H2O होता है, पानी होता है, उसी के स्प्लिट से H2 और O2 निकलता है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज के द्वारा। तो वहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन बताया जा रहा है, ये यहाँ पे ये एक तरह से बताया जा रहा था। और इसी के साथ में जो एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वडोदरा है और जो कच्छ है, तो जो कच्छ में हाइड्रोजन अगर मान लीजिए कच्छ पे जनरेट किया गया तो वहाँ से लाने में वडोदरा तक 60% खर्चा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड करने में महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे आर्टिकल में कहना है कि एक तरह से जहाँ पे यूज़ है वहाँ पर हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्टेड है उसको यूज़ करें, और यहाँ पर जो एक तरह से कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी पे, और ज़्यादातर जो जैसे इंडिया का टारगेट भी है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, उसके तहत गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 2030 तक टारगेट, लंबा ये बड़ा टारगेट है, इसके 75 गीगावाट 2025 तक है।
सॉरी 2022 तक है, लेकिन 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक का टारगेट गवर्नमेंट ने बना रखा है। इसमें डीआरडीओ, बीएआरसी, सीएसआईआर और बहुत ज़्यादा एक तरह से इसमें अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं और एक तरह से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखते हैं अभी हाइड्रोजन में आत्मनिर्भर कितना इंडिया होता है। तो इसी के साथ में इतना ही आर्टिकल था आज के लिए, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।